नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। इस हफ्ते जो कुंडली चुनी गई है उनका नाम है कुणाल गुप्ता। और ये श्रीमान बहुत दिन से हैं, बहुत दिन से मतलब बड़ी दिन से इन्होंने जो है वो कमेंट लगातार लिखा है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जिनकी कुंडली नहीं ली जा रही है प्रत्येक हफ्ते ही तो होने वाला है, नाराजगी नहीं है श्री हरि उपाध्याय जी। और बिल्कुल आप लोग बन के रहिए, चाहे आशीष नारायण अवस्थी जी हों, चाहे वेद प्रकाश शर्मा जी हों, चाहे जो लोग भी हों, जो लोग भी आप लोग लिख रहे हैं, मैं सबको नमस्कार ही करूंगा। और बिल्कुल बन के रहिए, कहीं नहीं जाना है तो है ही, और अच्छे से ही बनेगी, जब भी बनेगी गंभीर बनेगी। फिलहाल मैं इनकी कुंडली का अध्ययन करता हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और यूं झट से देख लेंगे, साथ में रह के देखेंगे। कल का कार्यक्रम आपने देखा कि नहीं, जरूर देखिएगा। यूं आरंभ करते हैं। आइए अब आपको सीधे इनकी कुंडली पे लेके आता हूं। ये किसी की भी कुंडली है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन हमें इस तथ्य को बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखना है कि ये किसी दूसरे की कुंडली है, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि ये मेरी कुंडली नहीं है। अगर आप सामान्यतः ज्योतिष समझना और सीखना चाहते हैं तो फल कथन के तरीके को समझना होगा और निश्चित रूप से उसको पैनी धार देनी भी होगी। इनका जन्म सबसे पहले तो 2056 विक्रम संवत 1921 शक संवत दक्षिणायन में होने के कारण व्यक्ति के आत्मबल में कभी कभी बढ़ोतरी और घटोतरी होगी। जीवन में चुनौतियों का कई बार आना जाना भी लगा रहता है। वर्षा ऋतु में जन्मे होने के कारण दिमाग में पैदा करने की, विचारों की जो पैदा करने की क्षमता होती है वो बड़ी तीव्र होती है और विचार बनते रहते हैं, वो कभी भी शांत ना हो। और एक और भी बड़ी विरल बात है, या फिर इसे कैसे भी कह दूं कि यहाँ पे आप जो है वो स्वतंत्र नहीं होते, आपके विचार आपके अधीन नहीं बनते, और कई बार वो चातुर्यता की अति स्थिति को प्राप्त कर जाते हैं। अत्यंत अधिक मात्रा में वो कई बार हो जाती है, यहाँ की बात यहाँ आ जाती है और पट्ट से निकल जाती है। तो इस पे आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। रविवार के जन्मे होने के कारण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। अब यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा समझना होगा। कृष्ण पक्ष के अब तो मेरे जितने भी लगभग दर्शक हैं वो चंद्रमा को तो अच्छे से समझ गए हैं, और अब जो वो कुंडली भी दिखाते हैं तो हाँ पंडित जी आपकी कुंडली में आपने ये बात बताई है, कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा शुभग नहीं होते, पापक होते हैं, और इस वजह से वो कई बार परेशानी का कारण बन जाता है। व्यक्ति संतुलन नहीं बना पाता है, या कई बार उसके इमोशन को कंट्रोल होने में दिक्कत होती है, या कंट्रोल करने में वो स्वयं उसमें कई बार असफल हो जाता है। लेकिन कृष्ण पक्ष में जन्मे होने के कारण व्यक्ति को संतति का और गर्भ ठहरने में दिक्कत नहीं होती है। अगर जातिका हो या जातक तो भी व्यक्ति को संतति का सुख मिलता रहता है, उसमें कोई समस्या नहीं होती। आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे होने के कारण व्यक्ति बहुमुखी हो जाता है और कई बार अपने पाशे में कई लोगों को बांधना चाहता है। वो ताबड़तोड़ एक से बढ़कर के एक जो है वो रणनीति करता है, और साथ ही साथ कई प्रकार का काम एक साथ ले लेता है। लक्ष्य भेदन में इसकी स्थिति बड़ी ही उत्तरोत्तर वृद्धि वाली होती है। वो एक साथ कई लक्ष्यों का भेदन भी कर सकता है, और साथ ही साथ व्यक्ति के वाक चातुर्यता की स्थिति इतनी होती है कि तुरंत ही भाप लेता है कि सामने वाले के गले में कौन सी बात या सामने वाले के दिमाग में कौन सी बात चल रही है। ऐसी स्थितियां होते हुए देख रहा हूं। शकुनीकरण ध्रुव योग में जन्मे होने के कारण, अब ध्रुव योग में जन्मे होने का प्रभाव यह होगा कि व्यक्ति जो है वो अटल है, अविनाशी है, और चिंता जिस बात की होती है वो लगातार उस बात की चिंता उसको खाए जाती है। कई बार जिससे अगर दामन थाम ले या जिसको पकड़ ले उसको छोड़ता नहीं है, और हमेशा उसको पकड़ के ही रहना चाहता है। इमोशन इतना तीव्र और प्रबलतम स्थिति को प्राप्त करता है कि कई बार व्यक्ति जो होता है वो बड़ा ही विक्षिप्त भी हो जाता है। इस वजह से आपको इन सब चीजों पे भी गौर करना होगा। आप बहुत ज्यादा किसी से जुड़ के नहीं रह सकते, बहुत ज्यादा किसी से प्रभावित नहीं हो सकते। दूसरे का प्रभाव अपने ऊपर प्रभावित न करे, इस बात का हमेशा ही फोकस करना होगा। समझ में आ रही होंगी चीजें। शकुनीकरण में जन्मे होने के कारण व्यक्ति जो है वो शकुनी मामा की तरह हो जाता है। पांचाल नरेश जो थे वो बड़े ही शकुनी को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। और है क्या कि शकुनी जो होता है, शकुनी कर्ण में जन्मे होने के कारण व्यक्ति जो है वो कर्ण का और योग का प्रभाव ऐसा हो कि व्यक्ति को जो है वो थोड़ा राजसिक बना दे, ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो शूद्र वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति के पास राजसिक गुणों का प्रभाव ज्यादा हो जाता है। मेहनती होता है, दबंग होता है, कई बार क्रूर हो जाता है, निर्दयी हो जाता है, दयालुता थोड़ी कम सी होती है। लेकिन मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति के पास ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रेम, मोह, मात्सर्य
सब भरा है, प्रमाद है, आलस्य है, पाने की इच्छा भी है, महत्वाकांक्षा ऊंची है और थोड़ा सा वैराग्य की स्थिति कम है। आप अगर वैरागी हो जाएं या निर्मोही नहीं हो पाता, वो कई बार बहुत ज्यादा मोह पाश में बंध जाता है। तो ये तो अगर आप इस चीज को समझते हैं तो सोच के देखिए कि आपकी कुंडली में पंचांग कैसी बनी, पंचांग की स्थिति कैसी बन रही है। तो पंचांग में क्या कमजोरी रही कि इनका चंद्रमा पापक है, और दूसरी कमजोरी ये कि व्यक्ति जो है वो शूद्र वर्ण का है। शूद्र वर्ण के होने के कारण व्यक्ति के जीवन में जो भोजन की स्थिति है, पहनावे की स्थिति है, समाज में उठने बैठने की स्थिति है, इस पे उसको काम करने की आवश्यकता है। मित्र बनाने की ज्यादा आवश्यकता है, शत्रु ना बने व्यक्ति। आपके व्यवहार में इस बात को बहुत ही जल्दबाजी से इस चीज को जितना ज्यादा हो सके शामिल कर लेना चाहिए। साथ ही साथ ब्राह्मण, शूद्र वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण अपने आप को और भी ज्यादा उत्तरोत्तर वृद्धि लाइए, वैचारिक उत्थान की आवश्यकता है, जहां आपको किसी से कोई मतलब प्राप्त होने की स्थिति में न रहे और नुकसान होने की स्थिति में न रहे। इस अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास आपको करना होगा। चंद्रमा पापक हैं, इस वजह से आपको अपने मन को, अपने स्वास्थ्य को, अपने इम्यून को, अपने इमोशन को कंट्रोल करने में बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं। इस वजह से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। शिव जी को जल चढ़ाते वक्त उनका दर्शन करिए। शिव जी को के निर्माल्य से जो जल निकलता है उसका पान करिए, उसका सेवन करिए अगर हो सके तो प्रत्येक दिन। और शिव जी को दही अर्पित करना चाहिए। इनकी कुंडली में लग्न बना है 22 डिग्री 15 कला का, बलवान है, बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है। भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण में, नक्षत्र के चरण के अधिपति भी शुक्र ही हो जाएंगे। और ये ऐसी स्थिति मेष लग्न की कुंडली बनेगी। और मेष लग्न की कुंडली ये स्वयं परमपिता परमेश्वर की ही कुंडली बन जाती है, क्योंकि साक्षात जो भगवान है, काल पुरुष जिसे कहा जाता है, जो स्वयं नारायण है, उनकी कुंडली भी मेष लग्न की ही बनती है। क्योंकि नैसर्गिक रूप से प्रत्येक कुंडली को मेष लग्न का ही बनना चाहिए, पर वो 12 राशि के कारण वो चीजें बदल जाती हैं और उनका क्रम भी बदलता रहता है। पर वस्तुतः जो सबसे पहली कुंडली बनी थी वो मेष लग्न की ही बनी थी। इस आधार पर कि जिस भाव को जहां बैठना चाहिए, जिस राशि को जहां बैठना चाहिए, वो वहीं बैठा है और वहीं बैठा है और वहीं बैठा है। मतलब ये एक अच्छी बात है। अब मैं आपको आपकी इनकी कुंडली पे लेके आता हूं। सबसे पहले चर्चा इनकी कुंडली में मैं ग्रह अवस्था की कर देता हूं, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कई बार लोग जो है वो भटक जाते हैं। तो इनकी कुंडली में सबसे पहले डिग्री देख लेते हैं। तो सबसे पहले सूर्य 25 डिग्री के हैं, अवस्था जो है वो मृतप्राय हो जाएगी। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपने नैतिक तत्वों पे फोकस करने की आवश्यकता होगी। जरा ध्यान से समझिए। सूर्य जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति तृतीय भाव में जाकर के बैठे, जहां के अधिपति चतुर्थ में आकर के व्यक्ति को देर से ही सही पर परिणाम प्राप्त करवा देंगे। पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में तृतीय भाव में गए और यहाँ पे अमावस्या दोष पैदा करा। इसका मतलब है कि व्यक्ति को मशक्कत भी करनी है। और इस भाव के ऊपर शुक्र की स्थिति है, जो कि नीच की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये शुक्र स्वयं सप्तम के अधिपति हो रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में यहां से आप विलंब होते देख रहे हैं और यहाँ पे आपके जीवन में और आपके स्वभाव में जल्दबाजी समा रहा है, क्योंकि मंगल देख रहे हैं। अब एक बात और देखिए, यहाँ शनि बैठ करके पहले से विलंब कराने का काम कर रहे हैं और मंगल स्वभाव में तेजी ला रहे हैं और गुरु भी इस काम में उसका सहयोग कर रहे हैं। अब एक बात बताता हूं, सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ हो जाते हैं या सूर्य से चंद्रमा जब केंद्र में हो जाते हो 1, 4, 7 और 10, तो ये व्यक्ति के जीवन में कई बार समस्याएं भी लेकर के आते हैं। ये ठीक भी नहीं होता है। और कई बार व्यक्ति को यशोवान बना तो देते हैं, यश तो दे देते हैं, प्रकृति अच्छी तो दे देते हैं, लेकिन व्यक्ति के जीवन में उस भाव को कई बार कमजोर कर देते हैं। मैंने क्या बात बताई थी, लग्न और दशम को छोड़ करके सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठ जाते हैं तो कई बार उस भाव को मिनिमाइज कर देते हैं। आपकी कुंडली में त्रिक भाव का और जन्म कुंडली में त्रिक भाव, यहाँ भी इस कुंडली में बुध अच्छे नहीं होते। तो बुध जो है वो जन्म कुंडली में नौकरी भाव में बैठ रहे हैं, मतलब चतुर्थ स्थान में बैठ रहे हैं, तो बुध नौकरी देते देखे जा रहे हैं। लेकिन छठे भाव के अधिपति के साथ राहु भी बैठ रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति को साहस भी मिलेगा। लेकिन एक बात और भी बनेगी कि यहाँ व्यक्ति जो होता है वो अपने घर में कई बार कलह का वातावरण भी तैयार करने के लिए आगे हो जाता है, या कई बार झगड़ा करके अपने दुश्मनों की वृद्धि कर लेता है। ऐसा मत करिएगा। अगर जितनी ज्यादा हो सके, क्योंकि आपकी कुंडली में 12वें भाव के अधिपति लग्न में आकर के और मंगल से देखे जा रहे हैं, इस वजह से कई बार क्रोध की अधिकता भी होती है और व्यक्ति उतावलेपन का शिकार हो जाता है। समझ में आ रही होंगी चीजें। मैं जल्दी जल्दी बिल्कुल भी नहीं हूं और बिल्कुल इत्मीनान में हूं। आप भी रजाई में बैठ करके चुपचाप मुझे देख लिया करो। ये चीज है यहां तक। इसका मतलब क्या बना
कि सूर्य जो है वो मृतप्राय है और सूर्य भगवान राम होते हैं और आपकी कुंडली में वो मर्यादित होने का परिचय देने का काम करते हैं। सूर्य जब जन्म कुंडली में कमजोर होंगे तो व्यक्ति के मर्यादा को भंग कर देते हैं, जिस तरीके से कभी कभी समुद्र में सुनामी आने पे अपनी मर्यादा को वो पार कर जाता है। और इसी वजह से सूर्य को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था। भगवान राम स्वयं जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, क्योंकि वो मर्यादित होकर के अपना कर्म जीवन में आकर के किए थे। जो एक साधारण सा मनुष्य जो कि अपनी पत्नी के गुम हो जाने के बाद बिलखता है, जबकि वो स्वयं सब जानते थे और स्वयं ही सब करा रहे थे, लेकिन फिर भी रो तो रहे थे। और वो दृश्य जब आपके आंखों के सामने से झलकता है तो नेत्र गंभीर भी हो जाते हैं, सजल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति के पास मर्यादा के कमजोर होने का प्रभाव देख रहा हूं। व्यक्ति को मर्यादित होना ही होगा। मर्यादा जो हमेशा व्यक्ति के पास रहे, यानी कि नैतिक तत्वों का पालन करने वाला व्यक्ति कभी भी निंदनीय ना हो। मेहनती होगा, सूर्य यहां बैठेंगे तो, लेकिन उस मेहनत को परिणाम करने में मशक्कत भी होगी, देर भी हो सकती है, क्योंकि लग्न में शनि नीच के, जिनका नीच भंग होगा, यहां शनि अच्छे नहीं होते, इस कुंडली में बुध अच्छे नहीं होते। इस कुंडली में लग्नेश होने के कारण व्यक्ति की कुंडली में मंगल अच्छे परिणाम देंगे, गुरु अच्छे परिणाम देंगे और सूर्य अच्छे परिणाम देंगे। इस कुंडली में 3 ग्रह अच्छे होंगे, सूर्य, मंगल और गुरु। लेकिन वो गुरु चूंकि 12वें के अधिपति होकर के लग्न को बैठ रहे हैं तो कई बार अंक कम आने की संभावना कई बार ज्यादा बढ़ जाती है। अंक कम आने की संभावनाएं कई बार बढ़ जाती है, एक बार में ना हो या कई बार ऐसा प्रभाव दिखता है। ये तो यहां तक बात खत्म। नक्षत्र जो सूर्य का बना है वो बना है जन्म कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र में, और उस नक्षत्र के अधिपति गुरु जो है वो लग्न में बैठे हैं। ये सूर्य व्यक्ति को अति आत्मविश्वास में रखने वाला बना देंगे, क्योंकि नक्षत्र के अधिपति गुरु जो हैं वो इस कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति होकर के व्यक्ति को धार्मिक बनाएंगे, साथ ही साथ व्यक्ति की कुंडली में मेहनत का परिणाम भी देने वाला बनेंगे और उसमें जल्दबाजीपन की स्थिति और तीव्र कर देंगे। इसका मतलब है कि अति उत्साही नहीं होना है, बैलेंस होने की आवश्यकता आपकी कुंडली में जरूर है। क्लियर है? चंद्रमा की अब बात करता हूं। आपकी कुंडली में चंद्रमा जो बनेंगे वो बनेंगे चतुर्थ के अधिपति। चतुर्थ के अधिपति होकर के जाकर के पीछे बैठे हैं। अब केंद्र के अधिपति त्रिकोण के अधिपति के साथ संबंध बना लिए, और उसके ऊपर गौर करिए, चंद्रमा के ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं, शनि की दृष्टि जा रही है। इसका मतलब है कि पंचम भाव के अधिपति और चतुर्थ भाव के अधिपति से अगर शनि का संबंध बनता हो, जो कि दशम और एकादशवें के अधिपति हैं, इसका मतलब है कि व्यक्ति को कई जगह से धन भी प्राप्त होता है, व्यक्ति यश भी प्राप्त करेगा। और दरअसल उनके मित्र की दृष्टि को वो देख रहे हैं तो व्यक्ति के जीवन में कई बार लांछन लगने की स्थिति तो नहीं, पर हाँ वहां तक पहुंचने की बात जरूर हो जाती है। व्यक्ति कई बार ऐसे कृत्य करने के लिए अग्रसर होगा, फिर बाद में रुक जाएगा, नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, उसकी बुद्धि खुल जाएगी। मतलब कई बार ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति गलत भी कर सकता है तो हमें उसको रोकने की बारी, ये शनि आपको ऐसा बना रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में भाग्य भाव के अधिपति और दशम भाव के अधिपति का प्रभाव ज्यादा है। साथ में लग्न का अधिपति अगर लग्न को देखे तो लग्न को बली कहेगा। दशम स्थान के अधिपति चर राशि में, ध्यान से समझिए, दशम स्थान के अधिपति मेष राशि चर राशि, लग्न के अधिपति भी चर राशि में। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होता है वो चंचल और चंचल चित्त वाला होता है। वो झट से ही सबको देख लेता है, हर छोटी से छोटी बात उसके नजर से बचती नहीं है। बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया देने वाला और साथ ही साथ अपने ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ लेकर के चलने वाला होता है। उसकी जिम्मेदारी कभी शांत नहीं होती और वो कभी भी शांत बैठता भी नहीं है, एक जगह तो टिक नहीं सकता, चलायमान होता है ना। अब व्यवसाय भी होगा तो चल के होगा, घूम घूम करके पैसा कमाए, और एक जगह बैठ करके टिक करके उसकी स्थिति मनोवृत्ति नहीं होती है, वो स्थिर नहीं होता, चाहे विचारों की बात करें चाहे शारीरिक रूप से बात करें। ये चंद्रमा आपकी कुंडली में जो बैठे हैं वो चतुर्थ के अधिपति, पंचम के अधिपति, केंद्र त्रिकोण का संबंध जन्म कुंडली के त्रिक भाव में हो रहा है। जरूर ही इन दोनों का प्रभाव थोड़ा सा मेहनत ज्यादा मांगेगा, क्योंकि वो तृतीय भाव में जा रहे हैं। लेकिन चूंकि छठे स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में चंद्रमा, छठे स्थान के अधिपति बुध जन्म कुंडली में कहां बैठे हैं? जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कई बार सरकारी क्षेत्रों से लाभ भी देख रहा हूं, क्योंकि इस सूर्य के ऊपर राहु केतु का संबंध तो नहीं है, लेकिन शनि का संबंध है, जो कि सरकार से जुड़ करके व्यक्ति को कई बार लाभ दिलवा देते हैं।
व्यक्ति कभी भी सरकार से परेशान नहीं होगा, मतलब सरकारी तंत्र इनके लिए कभी भी नुकसानदायक नहीं होगी। ये चंद्रमा आर्द्रा में बैठे हैं, जिसके अधिपति राहु जन्म कुंडली में कहां बैठे, दशम स्थान को देख रहे हैं चतुर्थ में बैठ करके। ये घर में कलह पैदा करने का काम करेंगे और व्यक्ति के मनोवृत्ति को कई बार नीचे ले जाने वाला भी बना सकते हैं। बहुमुखी होने के कारण व्यक्ति एक साथ कई चीजें पाने का प्रयास करना चाहता है। और साथ ही साथ अगर मन उब रहा हो, आपका बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग, तो मन हिल जाइए पूरा, ऐसे गर्दन हिलाओ, ठीक हो जाएंगे। तो राहु अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हो या चंद्रमा का संबंध राहु से बनता हो तो व्यक्ति के मनोवृत्ति को कई बार चंचल चित्त वाला बना देता है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। मैं एक्टिव हूं, आप भी हो जाइए, ये स्थिति बनती है। ये चंद्रमा की बात थी। अब बात मंगल की करते हैं। मंगल जन्म कुंडली में बनेंगे लग्न और अष्टम के अधिपति। एक ही ग्रह जब लग्न का अधिपति भी बन रहा है और अष्टम का भी अधिपति बन रहा है, इसका मतलब यह होता है कि वो कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणाम भी दे सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे वो लग्नेश और लग्न में उसकी मूल त्रिकोण राशि बन रही है, शनि यहाँ पे दशम के अधिपति हैं, लग्न में बैठे हैं, व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी संपन्न होने का योग बना रहे हैं और मंगल लग्नेश होकर के लग्न को देख रहे हैं। मंगल लग्नेश होकर के लग्न को देख रहे हैं। लग्न में धर्म भाव का अधिपति बैठा है। सूर्य जन्म कुंडली में तृतीय भाव में बैठ कर व्यक्ति को जहां पराक्रमी बना रहे हैं और व्यक्ति के जीवन में लग्नेश का प्रबलतम योग देखा जा रहा है, थोड़े बहुत व्यय के साथ, क्योंकि 12वें के अधिपति भी साथ में बैठ रहे हैं। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे व्यक्ति को अनुभवी बना रही है। 7वीं दृष्टि व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य और रोजगार का सुख दे रही है, थोड़े से कमजोर परंतु। और जन्म कुंडली में भाग्य भाव पे अपनी राशि पे दृष्टि जा रही है। व्यक्ति के जीवन में धर्म हमेशा समाहित रहे, व्यक्ति के जीवन में पुरखों का आशीर्वाद हमेशा समाहित रहे, व्यक्ति के जीवन में पूर्वजों का अपमान कभी भी व्यक्ति नहीं करता है, अपने से बड़ों का सत्कार करे तो ही ज्यादा आगे बढ़े। मंगल जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में बैठे हैं स्वाति नक्षत्र के और वो राहु जन्म कुंडली में आश्लेषा के बुध के साथ। ध्यान से समझिए, मंगल यहाँ आश्लेषा के बैठे, राहु बैठे स्वाति के, राहु जो है वो जन्म कुंडली में यहाँ बैठे। इसका मतलब ये होता है कि कई बार व्यक्ति जो होता है वो अपनी पत्नी का प्रेमी हो जाता है। और एक बात और भी है कि उस मंगल की दृष्टि जब कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी, जहां राहु बुध भी देख रहे हैं, दशम के अधिपति के कमजोर होने के बावजूद उस भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ जाकर के उनके प्रभावों को जो कमजोरी मिल रही थी, जैसे शनि नीच के हुए, तो शनि नीच के हुए तो आपने तो ये बात देख ली कि शनि का नीच भंग हुआ क्योंकि मंगल भी बैठे। लेकिन उस भाव को जो अतिरिक्त बल मिल रहा है वो मंगल के सिर्फ देख लेने से मिल जा रहा है। तो जो शनि का वहां पे कमजोर प्रभाव बन रहा था, उस मंगल के दृष्टिपात कर लेने से उस भाव को फिर से वो नरिशमेंट मिल जाती है। और लग्न के अधिपति भी तो लग्न में बैठे हैं, लग्न को देख रहे हैं, बैठे हो या देख रहे हो, देख लेंगे तब तो और भी अच्छी बात है। और लग्न में गुरु और शनि बैठे हैं, इसका मतलब क्या होता है? अब इस चीज को थोड़ा सा तथ्यात्मक और तार्किक रूप से समझने का प्रयास करते हैं। लग्न में 12वें के अधिपति बैठे हैं तो धर्म भी बने, यानी कि व्यक्ति मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है और धर्म भी रहेगा। शनि बैठे हैं, व्यक्ति के जीवन में पंक्चुअलिटी देंगे और व्यक्ति अनुशासित होकर के काम करना चाहेगा और कभी भी अन्यायी नहीं होता है। मंगल एग्रेसिव बनाएंगे और साथ ही साथ वहां पे स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं, व्यक्ति को बहुमुखी बना देंगे। कई बार व्यक्ति सब कुछ करना चाहता है और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में कई बार इतनी ज्यादा व्यग्रता बढ़ जाती है कि वो इंतजार नहीं कर पाता है और बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाता है, तकनीकी जानकार हो जाता है मंगल के राहु के नक्षत्र में बैठने के कारण। तो यहाँ पे लग्न में गुरु और शनि बैठे तो व्यक्ति को बैलेंस करेंगे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए सम होते हैं। शनि तो गुरु को मित्र मानना ही पड़ता है क्योंकि गुरु श्रेष्ठ जो होते हैं, और गुरु उनको बहुत अच्छा नहीं मानते। इस वजह से गुरु का प्रभाव यहाँ पे कमजोर जरूर होगा। इसका एक कारण यह भी हो सकता है क्योंकि उसके केंद्र में केतु और उस गुरु के केंद्र में राहु बैठे हैं और उसके केंद्र में बुध बैठे हैं और उस पे मंगल की दृष्टि है जो कि अष्टम के भी तो अधिपति होते हैं। और लग्न में नीच का ग्रह बैठेगा तो जरूर ही थोड़े से प्रभावों को कमजोर करेगा। इसका मतलब यह बनता है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को और भी ज्यादा निखारने की आवश्यकता है। और अगर ये बात मैं बोल रहा हूं तो इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। बेहतर बनना है, सोचना कम है, जितना ज्यादा हो सके पाने से ज्यादा छोड़ने का प्रयास करना है, जितना ज्यादा हो सके अपने आप को एग्रेसिव कम करिए, निर्णय लेने की क्षमता को और भी ज्यादा पैनी धार देने की आवश्यकता है और अचूक उपाय करने की आवश्यकता है जो चूके नहीं। उत्तर लिख दिया मतलब लिख दिया, और गंभीरता इतनी कि जहां खड़े हो गए वहां कोई टिके नहीं, क्योंकि आपके पास ऐसी स्थिति बन रही है। आप लग्नेश को दिखवा रहे हो, मतलब लग्नेश देख रहा है, इसका मतलब समझते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। गुरु का मंगल को देखना,
लग्न के अधिपति को अगर धर्म का अधिपति देखेगा तो व्यक्ति के जेहन में हमेशा धर्म होना चाहिए और हमेशा ही गंभीरता उसके माथे पे मुकुट बन के रहनी चाहिए। गंभीरता का मुकुट व्यक्ति को धारण करना चाहिए और उसकी आवश्यकता भी है। क्लियर है? मंगल पे ये बात थी। मंगल की 8वीं दृष्टि यहां पड़ रही है, जो विवाह में कई बार अड़चने लाती है और कई बार मन मुताबिक ना हो, या विवाह में परेशानी या स्वयं विवाह के लिए प्रस्ताव पेश करना पड़ता है, ऐसी स्थिति भी बनती है। या कई बार व्यक्ति के जीवन में प्रेम विवाह के लिए व्यक्ति उद्वेलित होता है और गुरु की दृष्टि पड़ जाने के कारण, यहां शुक्र की दृष्टि हो जा रही है, व्यक्ति को कई बार कष्ट की भी स्थिति मिलती है। हालांकि व्यक्ति को जो है वो प्रेम विवाह में पड़ते भी देख रहा हूं, ऐसी स्थिति बन रही है, पर वो कितना सही होगा? तो चूंकि सप्तम भाव में मंगल बैठे हैं यहाँ तुला राशि के, और नवांश कुंडली में शनि उच्च के हो जा रहे हैं और 3 घर खाली हो जा रहे हैं। सप्तमेश यहाँ पे मंगल जो बनते हैं वो राहु के साथ संबंध में जा रहे हैं। द्वितीय भाव में बुध, उस पर गुरु का प्रभाव है, खराब तो नहीं है, अच्छा ही है, विवाह किया जा सकता है। क्योंकि सप्तम में मंगल है तो मंगलिक दोष भी बनता है, लेकिन शनि भी बैठे हैं साथ में, इस वजह से उनका प्रभाव और गुरु के बैठने से प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। क्लियर है? अब बात बुध की कर लेते हैं। बुध जन्म कुंडली में जो बैठे हैं वो बैठे हैं आपकी कुंडली में 15 डिग्री 35 कला, अवस्था और नक्षत्र पुष्य का है। पुष्य नक्षत्र के अधिपति शनि जन्म कुंडली में नीच के। अब जरा गौर करिए, तो बुध जो है हो गए वो युवावस्था के हो गए, और चतुर्थ स्थान में बुध अच्छे परिणाम नहीं करते क्योंकि वो चंद्रमा का घर होता है, और चंद्रमा के घर में बुध अच्छे परिणाम नहीं करते, वो प्रायः तटस्थ हो जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाना चाहिए, पूर्व दिशा की तरफ। मंगलवार का दिन, मेष राशि, धनु राशि, सिंह राशि और कुंभ राशि, ये आपके लिए अच्छी राशियां हो सकती हैं। आपकी कुंडली के लिए 10 अच्छा नहीं होगा, आपकी कुंडली के लिए अंक 5 अच्छा होगा या 9 भी अच्छा हो सकता है। यहां पे बुध को जब हम विचार करते हैं तो बुध यहां पुष्य नक्षत्र के बैठेंगे, कर्क राशि के अंतर्गत। पुष्य नक्षत्र के अधिपति शनि जन्म कुंडली में जाकर के लग्न में बैठे हैं और पुष्य नक्षत्र सर्वाधिक श्रेष्ठतम। अब यहां पे अगर यही बुध अगर आश्लेषा में बैठ जाते या ज्येष्ठा में बैठ जाते तो और भी ज्यादा बलवान बुद्धि से कर देते, लेकिन पंचम भाव में शुक्र अकेले बैठे हैं, जिसपे गुरु की दृष्टि व्यक्ति को कई बार घमंडी नेचर का बना दे। वो तुरंत ही ये समझ लेता है कि मुझे सब कुछ आता है, और यही उसकी सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। कई बार वो अपने आप को बहुत ज्यादा समझने वाला या बहुत ज्यादा समझदार, ईगो पालने वाला, या कई बार गंभीर जितना होना चाहिए उस स्थिति को वो दिखा करके कि मैं गंभीर हूं, अपना ही पॉइंट कमजोर या निगेटिव कर लेता है। मतलब आपको ये बदलाव जो करनी है वो अंदर से करना है, आंतरिक रूप से करना है, सिर्फ बाह्य दिखावे के रूप में नहीं। क्योंकि केंद्र में बुध जब बैठ जाएंगे, केंद्र में गुरु बैठ जाएंगे, तो व्यक्ति के जीवन में चपलता भी बढ़ जाती है। तो कई बार वो चतुर होने के स्वभाव को पाल लेता है और कई बार उसके प्रभावों में कमजोरी हो जाती है, जिसको कि बदलने की आवश्यकता है। मतलब आपको सच में बदलना है, ऐसा बाहर से सिर्फ समाज के लिए नहीं बदलना है, अंदर से बदलने की बात है, क्योंकि ये बुध चपल बना देते हैं। कर्क राशि के बैठे हैं ना, ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में तृतीय भाव के अधिपति और छठे स्थान के अधिपति होकर के नौकरी देंगे। नौकरी का, सरकारी संपत्ति का, श्रेष्ठ जनों का, पूर्वजों का और अपने पूर्वजों का लाभ प्राप्त होता है। साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में सरकारी क्षेत्रों से लाभ प्राप्त हो, और उसके बाद व्यक्ति को कई बार व्यक्ति के माता को रोग दे, माता से हेडेक और माता से कई बार चिंताएं व्याप्त हो जाती हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा तो पहले ही कमजोर है और गुरु जन्म कुंडली में नीच के ग्रह के साथ बैठे हैं, वो समता का व्यवहार कर रहे हैं। इस वजह से, और वहां पे बुध और राहु बैठे हैं, घर में कलह का वातावरण ना बने। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा काम ना करे जिसमें घर में कलह का वातावरण बने, ऐसा आपको प्रयास करना होगा। और वो चीजें, यहां मंगल बैठे हैं, पत्नी कई बार ऐसे विचारों को रखने वाली हो जाती हैं या मिल जाती हैं जो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो। तो बहुत ज्यादा क्लियर होना भी कई बार बहुत अच्छा नहीं होता है। बैलेंस बना रहे, इसका ख्याल आपको रखना होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। बुध की 7वीं दृष्टि जो है वो जन्म कुंडली में 10वें स्थान पे, जन्म कुंडली में 10वां स्थान मकर राशि। अगर चाहे तो व्यक्ति अपना खुद का काम भी कर सकता है। व्यक्ति डॉक्टर बन जाए, अकाउंटेंट बन जाए, MBBS कर ले, और ऐसी स्थितियां कि जहां पे मंगल का लग्न को देखना, मंगल से प्रभावित गुरु का मंगल को देखना, शिक्षकीय गुण भी व्यक्ति की कुंडली में देख रहा हूं, ऐसी स्थितियां बनती है। ये बुध की बात थी, समझ में आ रही होंगी चीजें। ये बात यहां तक थी। अब मैं कलम उठाता हूं गुरु पे, और गुरु यहां पे जन्म कुंडली में धर्म के अधिपति होकर के व्यक्ति अब जरा विचार करिए, तो लग्न में कौन बैठा? लग्न में धर्म के अधिपति बैठ गए, यानी कि व्यक्ति के
चरित्र में, व्यक्ति के स्वभाव में, व्यक्ति के उठने बैठने में धर्म दिखेगा। वो अपने से बड़ों का आदर करे, अगर वो नहीं करता है तो वो अपने से बड़ों का सम्मान करे, अगर वो नहीं करता है तो अपने जीवन में धर्म का उदाहरण करे, अगर नहीं करता है तो, क्योंकि ये ग्रह यही इशारा कर रहे हैं। शनि के साथ बैठे हैं, इसका मतलब है कि धर्म के अधिपति दशम के अधिपति के साथ बैठे हैं। व्यक्ति जो भी काम करे वो धर्म के अनुकूल हो। यही राहु अगर यहां बैठ जाते तो और भी आनंद आ जाता, और यही केतु अगर यहां बैठते, केतु तो हालांकि फिर भी यहां परेशान करते, पर ये राहु यहां बैठ जाते तो आनंद की स्थिति और बढ़ जाती। और मैं समझता हूं कि धर्म भाव में गुरु का बैठना इतना ही बढ़िया है जितना कि जन्म कुंडली में सप्तम या केंद्र में किसी भी त्रिकोण भाव का अधिपति और केंद्र का अधिपति अगर केंद्र से ही संबंध या त्रिकोण से बना लेते हैं तो ये व्यक्ति के जीवन में कष्ट को कम करने वाले और समृद्धि को देने वाले हो जाते हैं। आपकी कुंडली में लग्न के अधिपति को धर्म के अधिपति ने देखा है, इसका मतलब यह बनता है कि व्यक्ति के जीवन में पुरखों का, पूर्वजों का, पितरों का, धर्म का, अध्यात्म का, भौतिकीय और बाहर के जीवन में, और साथ ही साथ भविष्य भी आपका सुरक्षित है। गुरु बैठे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। अश्विनी नक्षत्र के हैं, अनुभवी बनाएंगे। कम पैसों पर भी व्यक्ति को कई बार नौकरी करने की नौबत आ जाती है, उसको भी करना होगा। गुरु केतु के नक्षत्र में बैठे हैं, जो केतु दशम स्थान में है, व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी नौबत की स्थिति आ जाए, ऐसे प्रभाव विकसित हो जाते हैं जहां व्यक्ति कुछ भी करे उसको कोई क्रेडिट ना मिले, पर फिर भी वहां पे आपको डट करके रहना है। ऐसा केतु के महादशा या केतु के अंतरदशा में देखने को मिल सकता है। धर्म के भाव की जब दशा चलेगी, जब गुरु की दशा चले, तो व्यक्ति के जीवन में पुत्र की प्राप्ति हो, नौकरी की प्राप्ति हो, भाग्य का उदय हो, घर की प्राप्ति हो, वाहन का सुख मिले, धार्मिक कृत्य करे, अवसरों की प्रधानता हो जाती है, अवसर मिलते हैं, बड़े बड़े अचीवमेंट व्यक्ति प्राप्त करता है, कुछ अच्छा करने का जो है वो बड़ा माहौल बनता है, मन शांत रहता है, धार्मिक चीजों में मन लगता है, और साथ ही साथ व्यय भी थोड़ा थोड़ा होता रहेगा। ये चीज गुरु की पांचवी दृष्टि यहां बढ़िया मित्र की राशि को देखेंगे, यहां के लिए थोड़े सामान्य और यहां के लिए बहुत अच्छे। इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में गुरु की दशा अच्छी जा सकती है। वो जन्म कुंडली में जो बैठे हैं वो 8 डिग्री के हैं, कमजोर नहीं है, वो बढ़िया बैठे हैं, और वो अश्विनी नक्षत्र के, मैंने उनकी बात बताई। गुरु 50% का परिणाम आपकी कुंडली में हमेशा ही देते रहेंगे। इसका मतलब ये मैं समझता हूं कि अगर जन्म कुंडली में गुरु का प्रभाव ठीक हो रहा हो, और अगर वो, आप जरा गौर करिए, तो आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर थे और देवगुरु बृहस्पति स्वयं जो होते हैं वो वामनावतार है आपकी कुंडली का। तो इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में जो बुद्धि है और जो आपका शरीर है, इन दोनों में विषमता भी है, और कहीं ना कहीं शरीर को अभी और बुद्धि की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि गुरु अगर 50% का परिणाम दे रहे हैं, इसका मतलब है कि अपने जीवन में और भी ज्यादा विद्वता को धारण करने की आवश्यकता है, और भी ज्यादा ग्रंथ के पढ़ने की आवश्यकता है, किताबों के पढ़ने की आवश्यकता है। अभी जितना ज्यादा हो सके उसमें शामिल होने का प्रयास करिए। क्लियर है? यहां तक बात मैंने बताई। शुक्र जन्म कुंडली में मघा नक्षत्र, और डिग्री उनकी जो बनी है वो 5 डिग्री 42 कला। मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है, और शुक्र मघा नक्षत्र में बैठे हैं, जो शुक्र आपकी कुंडली में अकेले, अब यहां पे गौर करिए, यहां पंचम भाव में अकेले शुक्र जो होंगे कई बार कष्टकारी हो जाते हैं, मतलब वो संपूर्ण नहीं देते जितना उनको देना चाहिए, या फिर ये कह सकते हैं कि उस भाव को कमजोरी भी मिलती है। लेकिन हाँ, इतनी बात है कि व्यक्ति के पास लक्ष्मी बनी रहती है, उसका धन कभी भी नष्ट नहीं होता है, उसका धन संरक्षित रहता है, उसका धन कभी भी गलत और बुरे जगह पे नहीं जाए। और व्यक्ति के जीवन में दांपत्य में बंधने के बाद या दूसरे पुत्र की प्राप्ति होने के बाद व्यक्ति का बल और भी बढ़ता है, उसका प्रभाव और बढ़ता है। शुक्र के पंचम भाव में आ जाने से, और गुरु की दृष्टि है, सप्तम भाव के अधिपति को धर्म भाव के अधिपति ने देखा है या भाग्य भाव के अधिपति ने देखा है। पत्नी के का संबंध अगर धर्म से होता हो तो निस्संदेह पत्नी के जीवन में धर्म भी शामिल होता है। आपकी पत्नी धार्मिक हो, प्रेम आसान रहे, पर कई बार बहुत ही साइलेंट होता है, उसको बचाना पड़ता है, कई तरीके से उसको लोग पाना चाहते हैं, या कई बार वो थोड़ा कमजोर सा रहे या कमजोर हो जाए, ऐसी स्थिति भी बनती है। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति को बुद्धिमान और अनुभवी ज्यादा बना देते हैं, ये स्थिति बनती है। शुक्र की एकमात्र दृष्टि होती है, शुक्र जहां बैठे हैं वहां से खाली एक दृष्टि देखेंगे, यहाँ पे लाभ भाव पे मित्र की राशि को देखेंगे, और वो स्वयं ही गुरु से प्रभावित है, इस वजह से लाभ मिलता रहे। व्यक्ति जो अक्वायर करना चाहता है वो निस्संदेह उसको मिल जाती हैं चीजें। शुक्र यहाँ पे मघा नक्षत्र में बैठे हैं, और गुरु भी आपकी कुंडली में अश्विनी नक्षत्र में, ये दोनों ही केतु के नक्षत्र में। तो 2 शुभ ग्रह
केतु के नक्षत्र में बैठने के कारण व्यक्ति के जीवन में वो अब ये फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे कि शुक्र और गुरु की दशा व्यक्ति के जीवन के लिए रोजगार देने वाली और साथ ही साथ कैरियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाएंगे। यहाँ पे केतु यानी कि व्यक्ति को कभी भी इस स्थिति में नहीं जाना चाहिए कि जल्दबाजी में कोई भी करियर से संबंधित निर्णय लेना हो तो बिल्कुल ही अपने अनुभव का परिचय देना चाहिए। उसमें किसी भी तरीके का कभी भी जल्दबाजीपन की स्थिति नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान ज्यादा होगा और ऐसी स्थिति बनती है। आप उसके लिए अपने आप को मेंटेन करना होगा, क्योंकि मंगल इस चीज को हमेशा ही आपके जहन में डालेंगे। जल्दबाजी से ही सामने से कई बार चीजें बहुत चमकती हैं, पर वो हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। इसमें भी आपको परख की बुद्धिमत्ता की जो है वो स्थिति बनेगी, क्योंकि बुध जो है वो चंद्रमा से बहुत निकटस्थ होकर के बैठे हैं। और मैं समझता हूं कि चंद्रमा जब कमजोर हो जाए और बुध जब राहु के साथ हो जाए, और बुध और राहु के डिग्री में बहुत ज्यादा क्लोज हो जाने से कई बार व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान अपने आप को समझ लेता है। हालांकि होता भी है, पर उसमें कई बार अत्यंत जो है वो आतुरता की स्थिति में जाने के कारण कई बार वो कमजोर हो जाता है। तो ये बात ना बने। वहां पे डिग्री बहुत ज्यादा नजदीक के हैं दोनों, बुध और राहु। इस वजह से वहां पे एक अलग तरीके का कंफ्यूजन भी पैदा हो सकता है। समझ में आ रही होंगी चीजें। ये शुक्र थे। अब शनि की बात करता हूं। इस कुंडली में शनि अच्छे नहीं होते, और जन्म कुंडली में दशम और एकादशवें के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं, नीच के बैठे हैं। इस कुंडली के लिए वो जब भी आएंगे तो व्यक्ति को कई बार अपने आत्मबल को कमजोर करने वाला बना देंगे, या हो सकता है कि वो व्यक्ति जो होता है वो अपने से छोटे लोगों को थोड़ा तवज्जो कम दे या उसका आदर कम करे। ये स्थिति आपको नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि मंगल लग्नेश देख रहे हैं, व्यक्ति जो सेनापति है उसको देख रहा है, धर्म देख रहा है। इसका मतलब है कि आपको जो भी काम करना है अपने छोटे, अपने जो आपका छोटा चाहे बड़ा जो भी समाज हो उसको साथ में लेकर के चलना है। पीपल का वृक्ष लगाइए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, हरि नाम का कीर्तन करिए, ताली बजा करके जो है वो अपने घर के जितने भी सदस्य हैं, 10 हैं, 2 हैं, 5 हैं, कीर्तन किया करिए। कम से कम ये बात हमेशा, अगर 10 दिन पे, 2-4 दिन पे या प्रत्येक दिन भी अगर बन सके तो ये काम अपने जीवन में शामिल करिए। गोमूत्र का पान करना चाहिए, गाय के गोबर को डाल करके स्नान करने का। अगर शुद्ध देशी गाय हो, जो शुद्ध कपिला जो होती है ना, वो गाय जो गौ माता होती है, उनके गोमूत्र को कभी कभी सेवित कर लेना चाहिए, या गाय के गोबर को जल में डाल करके उससे स्नान कर लेना चाहिए, या मिट्टी से भी स्नान कर सकते हैं। आपके लिए आप तिल से स्नान कर सकते हैं। ये सब काम आपको करना चाहिए। नक्षत्रों में आपके लिए भरणी नक्षत्र भी अच्छा है, पुष्य नक्षत्र भी अच्छा है, अनुराधा भी अच्छा होगा, पुनर्वसु भी अच्छा होगा, आपके लिए शतभिखा भी अच्छा है, मृगशिरा भी ठीक है। ये सब कुछ नक्षत्र आपके लिए अच्छे हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से अगर मैं जो देख रहा हूं उसमें भरणी और आर्द्रा, इन दोनों में आपको दवाइयां नहीं खानी चाहिए और कुछ देना नहीं चाहिए किसी को। क्लियर है? ये शनि की बात थी। उनकी दृष्टि देखिए यहाँ पे कमजोर होगी, कई बार पराक्रम को और व्यक्ति के आत्मबल को कमजोर कर सकती है। उनकी 7वीं दृष्टि यहाँ बहुत अच्छी होगी, जो व्यक्ति के दाम्पत्य को बहुत अच्छा करेगी, और दाम्पत्य के बाद व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को भी बहुत मजबूती देगी। यहाँ पे राहु केतु का असर भी है, और शनि अपनी ही राशि को देखेंगे 10वीं दृष्टि से। ये तो एक सामान्यतः मैंने विश्लेषण करा। अब इनकी कुंडली में कर्म क्षेत्र को देखते हैं। दशमांश कुंडली में लग्न में शनि का बैठना, नवमांश कुंडली में लग्न में शनि का उच्च का होना, यहाँ पे शनि का लग्न में बैठना, हर जगह शनि लग्न में। इसका मतलब क्या है कि ग्रह भाव बदल नहीं रहा है, और वो होता अच्छा इस कुंडली के लिए नहीं है, पर यहाँ के लिए वो अच्छा हो जाता है, यहाँ के लिए वो अच्छा नहीं होता। दशमांश कुंडली में चतुर्थ स्थान में सूर्य बैठे, यहाँ बुध और चंद्रमा बैठे। अगर व्यक्ति कल को अपना कुछ काम करना चाहे, या सरकार से जुड़ करके अगर कोई भी काम करना चाहे, या सरकारी लाभ प्राप्त करके अपने प्रभावों को विकसित करना चाहे, तो बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं है, आराम से कर सकता है। और मैं तो ये बात कहता हूं कि व्यक्ति जब कुछ ना दिखाई दे तो खुद का काम उठा ले, क्योंकि चंद्रमा ने सूर्य को देखा है और सूर्य ने चंद्रमा को। बुध और सूर्य का एक दूसरे को देखना, व्यक्ति बुद्धिमान है और अनुभवी भी है, साथ ही साथ उसके पास बल भी है, साहस भी है, पराक्रम भी है, और एक बात और है, उसके पास संतुष्टि भी है। कर्म क्षेत्र में मैं यहाँ पे कमजोरी नहीं देख रहा, लेकिन हाँ, यहाँ पे चूंकि तृतीय भाव के अधिपति हैं, मेहनत करनी ही होगी, क्योंकि तृतीय भाव के अधिपति बैठ रहे हैं। यहाँ भी शनि जो है वो लग्न में बैठ रहे हैं, तो दशम स्थान के अधिपति होकर के धर्म भाव के अधिपति के साथ व्यक्ति के जीवन में धर्म धारण करे, तभी आगे बढ़े। ऐसी स्थिति देख रहा हूं। राहु और केतु आपकी कुंडली के लिए अगर मैं देख रहा हूं तो 50% अच्छे और 50% बुरे। राहु को देखिए, राहु जो बैठे हैं वो आश्लेषा के बुध के साथ
राहु केंद्र में बैठे हैं और केंद्र का अधिपति पीछे जा रहा है, इस वजह से राहु का बल निचोड़ हो रहा है, कमजोर। राहु की 5वीं दृष्टि यहां नीच की, खराब, अच्छी नहीं। राहु की 7वीं सामान्य, राहु की 9वीं कमजोर, अच्छी नहीं। इसका मतलब है कि यहां पे राहु जो है वो सिर्फ एक भाव में अच्छा परिणाम करता देखा जा रहा है, और वो है आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र के लिए। ये राहु आपको कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, कई बार छोटी छोटी बीमारियां लगी रहती हैं, मन परेशान हो, चिंतित हो, बहुत सवालिया बनाए, कई बार अभद्र व्यवहार करने वाला बना दे, जल्दबाजी पन देने वाला हो जाए, ऐसी स्थितियां बनती हैं क्योंकि वहां के अधिपति से उसको बल नहीं मिल रहा है, या वो केंद्र में बैठा है लेकिन उसके अधिपति से उसका कोई संबंध नहीं बन रहा है, वो बुध से देखा जा रहा है या बुध के साथ बैठा है। तो कौन है वो बुध? छठे स्थान के अधिपति। ये राहु के बल को और भी ज्यादा और राहु के नेगेटिविटी को और भी ज्यादा बढ़ाने वाले भी हो सकते हैं। कर्क के बैठे हैं, सामान्य हैं, बहुत अच्छे नहीं तो बहुत बुरे भी नहीं है। ये आपकी कुंडली थी। इस कुंडली में सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है? इस कुंडली में सबसे अच्छी बात यह है कि लग्नेश लग्न को देख रहे हैं, सूर्य से मंगल पंचमस्त बैठे हैं, साहस, बल, पराक्रम, योद्धापन, लड़ने की क्षमता और व्यक्ति के पैतृक संपत्ति का लाभ जो चाहे वो प्राप्त करने की उत्कंठा, और व्यक्ति बुद्धिमान होता है, बड़ों का आदर करता है, साथ ही साथ उसके पास गर्मी होती है, वो गर्म है, उसके पास ऊर्जा है और उष्मा भी है। इस कुंडली में दूसरी सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है? गुरु का शुक्र को देखना। भाग्य भाव के अधिपति जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति को देख रहे हैं, तो धन का कारक अगर धन के अधिपति को देखे तो धन को सही दिशा दे। व्यक्ति जो होता है छोटे छोटे पैसे बचा करके बहुत बड़ा काम कर लेता है, ये बात भी दिख रही है। इस कुंडली की तीसरी सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है? तीसरी सबसे अच्छी बात कि जन्म कुंडली में सूर्य और गुरु का संबंध जन्म कुंडली में तृतीय एकादशवें का है। इसका मतलब है कि सूर्य में गुरु का अंतर हो या गुरु में सूर्य का अंतर हो, गुरु में मंगल का अंतर हो या मंगल में गुरु का अंतर हो, अच्छी जाएगी। इस कुंडली में सबसे अच्छी दशाएं किसकी जा सकती हैं? इस कुंडली में सबसे अच्छी दशाओं की बात अगर मैं करता हूं तो इस कुंडली में मंगल की, सूर्य की, शुक्र की और बुध और गुरु की दशाएं अच्छी जाएंगी। तो कमजोर किसका जा सकता है? चंद्रमा का और शनि का कमजोर जा सकता है, क्योंकि वो सेकेंडरी मैटर करता है कि ग्रह का नीच भंग हुआ है। और शनि तो आपकी कुंडली में भरणी नक्षत्र के बैठे हैं, जिसके अधिपति शुक्र जन्म कुंडली में पंचम में बैठ करके व्यक्ति को संतान का सुख देते हैं, पर यहाँ के अधिपति तृतीय भाव में हैं तो कई बार वो नष्ट भी होते देख रहा हूं। दाम्पत्य ठीक है लेकिन थोड़ी बहुत शत्रुता रहेगी, क्योंकि यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में राहु और केतु के संपर्क में आ रहे हैं और तीसरे भाव में। टूटेगा तो नहीं, पर हाँ निस्संदेह व्यक्ति को अपने माता और पिता के आज्ञा के अनुरूप ही काम करना चाहिए और मित्रता पूर्वक माहौल में ही विवाह को संपन्न करना चाहिए। झगड़ा, लड़ाई या किसी ऐसे काम को न कर कहा जाता है। जब भी विवाह हो तो शुभ लग्न में हो, और जब विवाह की स्थिति बनती हो तो कहा जाता है भार्या त्रिवर्ग करणम शुभशील युक्ता हो, कि जब भी विवाह हो तो अच्छे मुहूर्त पे हो, ऐसी स्थिति बनती है। तो शनि यहाँ पे कर्म क्षेत्र के लिए ठीक, यहाँ पे सूर्य आपको कई बार गर्माहट भी देते हैं, शत्रु की राशि में बैठ रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं तो, लेकिन संतुष्टि रहेगी क्योंकि दशम स्थान ठीक हो रहा है। बुध और चंद्रमा के बैठने के कारण निर्णय लेने में कई बार व्यक्ति को गड़बड़ी भी हो सकती है। कर्म क्षेत्र को लेकर के बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। ये आपकी कुंडली थी। कैसा बताया मैंने? जरूर बताइएगा। इस कुंडली की बुरी बात क्या हो सकती है? विचार करते हैं। यहां राहु का बैठना, यहां बुध का बैठना, यहां पे जन्म कुंडली में शुक्र का बैठना, यहां पे इन दोनों का बैठ जाना कई बार कमजोरी भी पैदा करे। इस कुंडली में दूसरी चंद्रमा का तृतीय भाव में बैठना, हालांकि अच्छा है, वो चंद्रमा तीसरे भाव में बुरे नहीं होते, पर वो अमावस्या दोष में है, इस वजह से ये एक अलग तरीके का भाव पैदा करेगा जो व्यक्ति के माता के स्वास्थ्य को कमजोर करे, बहुत मशक्कत करवाए, मेहनत करवाए, ढीठ बना दे, कई बार ऐसा होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।